नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेगा में। सवाल लाख टकेगा में पहला सवाल, आज जो बाजार में तेजी आई है क्या वो आगे भी रहेगी बरकरार? सवाल नंबर 2, क्या ट्रेड डील होने के बाद सब कंफ्यूजन हो गया है दूर? सवाल नंबर 3, जो फ्राइडे के सेशन में एफआईज बने हैं की तरफ से जो खरीदारी हुई है क्या आगे भी बने रहेंगे वो खरीदार? सवाल नंबर 4 कि अब ट्रेड डील के बाद कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर बन सकते हैं हम खरीदार? इसके अलावा आगे की रफ्तार किस तरीके से रहेगी, इस पर बातचीत होगी। आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ पर बातचीत होगी और भर भर के जो आपके सवाल हैं इसको लेकर के बातचीत होगी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ सवाल पूछने के लिए आपसे बेकरार हैं। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरू करना चाहते हैं। जेके टायर को लेकर के इनका प्रश्न है। करंट लेवल पे बाई करना चाह रहे हैं एक साल के नज़रिए के साथ। आज जेके टायर में अच्छी मजबूती और पूरे ऑटो कंपोनेंट शेयरों पे आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम। सर 6% की तेज़ी, 572 573 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या थोड़ा नीचे आने का वेट करें या अभी भी आपको लगता है खरीदारी की जा सकती है? एक महीने में 13% की रैली रही है जेके टायर में। देखिए, जेके टायर जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है उसमें अभी तो फिलहाल तेजी के संकेत और बढ़ेंगे। टारगेट की बात करें तो 650 तक टारगेट जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके अच्छा। सर आपको आपकी अपनी नज़र में भी कोई अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दें तो अवश्य जो है हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिएगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जो है मौके तलाशने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अगला सवाल जो है अगले दर्शक का ले लेते हैं। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है ये जीएमडीसी को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी फ्रेश बाई को लेकर के है। तो जीएमडीसी अभी अगर हम देखें तो इसमें भी बीच में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज भी 5% ऊपर, 4.5% ऊपर है, 627 628 के आसपास। पहले भी आपसे इस पर सवाल किया है सर, और अभी क्या लग रहा है ये जो बदलता सिनेरियो है इसमें क्या इसमें और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, फिलहाल तो जीएमडीसी को अगर करंट लेवल पर देखा जाए तो थोड़ा सा तेजी ऑलरेडी बन चुकी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा। 610 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 680 तक के टारगेट जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। अभी तेज़ी का ट्रेंड बना रहेगा, लेकिन जिनके पास पुराना है वो जो है होल्ड करें। नई खरीदारी की सलाह नहीं है ना, ये कह रहे हैं सर? नहीं, नई खरीदारी के लिए बिल्कुल सलाह नहीं है, लेकिन बस जिनके पास है या फिर जो लोग थोड़ा प्रॉफिट पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी जो है आपके फेवरेट स्टॉक्स में से शामिल सर बीएचईएल। आरती जी हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी द टारगेट ऑफ इन द बीएचईएल। 300 शेयर 300 के भाव पर इनके पास शेयर हैं, लेकिन इनका नज़रिया बड़ा छोटा है सर, 2 महीने का नज़रिया है। तो मतलब इनकी खरीद से तो 28 रुपये दूर है। क्या सलाह रहेगी? क्या अगले 1-2 महीने में ये भाव आते हुए दोबारा दिखाई देंगे बीएचईएल में, या इंतज़ार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इनको? नहीं, देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब इसमें अभी 257 तक की गिरावट आई थी तब भी मैंने कहा था बने रहिए, 295 के टारगेट आने दीजिए। आज ही मैंने अपने क्लाइंटों को जस्ट अपडेट भेजा है कि अभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, होल्ड करके रखिए। 295 के आसपास आता है तो वापस से अपडेट का इंतजार करिए। वही सेम है, 295 तक आने दीजिए, फिर देखते हैं। 295 तक आने दीजिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो उम्मीद करते हैं आरती जी यहाँ पर आपको उत्तर जो है वो मिल गया होगा। चलिए अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और ये प्रश्न हमारे एक और दर्शक की तरफ से आया है। कह रहे हैं, बिमल सिंह रावल जी हैं, कह रहे हैं सर जब गोल्ड गिरा तब मैक्सिमम एनालिस्ट बोले कि और ज़्यादा गिरेगा, वेट करो। अब गोल्ड भाग रहा है, तो अब मैं क्या करूं सर? अच्छा, ये बड़ा कन्फ्यूजन है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के सर। इतने सवाल आपके पास भी शायद कम ही आते होंगे जितने बीते 1 महीने के अंदर देखने को मिले हैं। क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी? क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, एक तरफ बैठना ही ज्यादा समझदारी है जहां तक टिप्पणी की बात है। सर पता नहीं इन्होंने कहाँ पे सुना, लेकिन मुझे याद है कि बिना कुछ आपके बिना पूछे भी मैंने कई बार जो है वो हाँ गोल्ड पे आपके यहाँ पे अपडेट दिए हैं। बिल्कुल। लास्ट वीक जो अपडेट दिया था, देखिए अब हम लोग इस ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, यहाँ तो ना तो झूठ बोल सकते, ना छलावा कर सकते, ना दिखावा कर सकते हैं। क्योंकि
जब भी कुछ करेंगे आपके महान लोग जो है वो नीचे कमेंट में डाल देंगे, बढ़िया बढ़िया सा लड्डू भेज देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट दे देंगे, पूरी पूरी आत्मा तक याद दिला देंगे। तो फिर ऐसा वैसे ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल गोल्ड की बात करें तो देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था लास्ट टाइम जब आपने पूछा था कितना डिस्काउंट का वेट करना चाहते हो, जो चीज 4,10,000 की थी वो अब 2,70,60,000 पे मिल रही है और फिर भी इंतजार कर रहे हो, तो फिर इंतजार करते रहो, कभी जिंदगी में इंतजार खत्म नहीं होगा। गोल्ड की बात करें तो 1,45 1,50 का लेवल आ गया, अब कितना इंतजार करेंगे, वापस 5,000 के पास पहुंच गया, फिर कहेंगे ट्रेन छूट गई। तो अब राइट टाइम का वेट करिए, राइट कॉल का वेट करिए। नहीं है तो ग्रुप कम्युनिटी में जुड़िए और साथ में प्रीमियम एडवाइजरी फॉलो करिए, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा अच्छे सजेशंस मिल पाएंगे। आज मैं अभी आपको बता भी दूंगा और कल को रेट चेंज हो जाएंगे तो आपको शायद उतना कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक। संतोष जी हैं हमारे दर्शक प्राइम मेंबर, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून संतोष जी, आपको भी। कह रहे हैं कि सर चेन्नई पेट्रो में मैंने खरीदारी की हुई है 9:15 पे, इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें और कितना अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस सेक्टर के अंदर किया है। एक तो चेन्नई पेट्रो है जो कि अभी 926 927 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक है MRPL, पहले ज़रा 915 पे इन्होंने ख़रीदा है, 10-11 रुपये इनके बन रहे हैं। सर कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, इसको लेके इनका कन्फ्यूज़न है। आज अच्छा मोमेंटम है, आप क्या व्यू देंगे पहले तो चेन्नई पेट्रो को लेकर के? देखिए, चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल दोनों ही बाय कॉल रिकमेंडेशन पे थी। और जहां तक चेन्नई पेट्रो की याद दिलाऊं तो जब मैं डेट वाइज भी इसलिए बता देता हूं क्योंकि बहुत से लोग जो है वो जाकर हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं है। तो चेन्नई पेट्रो आपके शो पे रिलीज हुआ था 2 फरवरी, 1 फरवरी के बाद, और शायद मेरे ख्याल से अगले मंडे 2 बार रिकमेंड हो चुका है। और टारगेट की बात करें तो देखिए 926 आज चल रहा है, लेकिन 955 तक के टारगेट है। पार्शियल बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एमआरपीएल भी एक समय 195 चल रहा है, लालच ज़्यादा मत करिए, बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। और सर इन दोनों में से MRPL हो या चेन्नई पेट्रो हो, इनमें किसी में भी क्या नई खरीदारी की अब गुंजाइश बची है या दोनों में ही ये रैली पूरी हो गई है? और जिन लोगों ने 184 पे लिया है, 190 के आसपास लिया है, क्योंकि उनकी खरीद के काफ़ी नज़दीक है MRPL, उस पर क्योंकि काफ़ी सारे सवाल है, कुलदीप जी भी पूछ रहे हैं और भी कई लोग हैं, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी दोनों के लिए, जो खरीदना चाह रहे हैं और जिन्होंने MRPL 184 190 के आसपास लिया है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, जिन्होंने लिया हुआ है रिस्क रिवॉर्ड ऊपर है तो 190 188 का स्टॉप लॉस बनता है। अब आप कितना फॉलो कर सकते हैं वो देख लीजिए। टारगेट की बात करें तो 198 से 205 ये टारगेट अचीव हो सकते हैं, थोड़ा रिस्क यहाँ पर बढ़ सकता है। तो चॉइस आपकी होगी सर, हमारी चॉइस नहीं होगी, या हमारे कहने से आप मानने वाले नहीं हैं, करेंगे अपने मन की। हम सिर्फ आपको लेवल्स यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप उनको ट्रेडिंग में कैश करा सकें। मैं आपकी जगह होता तो शायद आज या कल में प्रॉफिट बुक कर लेता, निकल जाता, थोड़ा देर वेट करता, क्योंकि इसकी रैली 140 रुपए से शुरू हुई थी। और 140 रुपए की बात करें तो वो था करीब आई थिंक 20 जनवरी के आसपास आपने ये रेट देखे होंगे। और 20 जनवरी से आज 196 आ चुका है, 195 आ चुका है। तो वो एक डायलॉग भी याद आता है, विपुल जी, बच्चे की जान लोगे क्या, कितना सांस खींचेगा। तो फिर ज्यादा अच्छा है बुक कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा है, बुक कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक हमारे दर्शक की का सवाल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोनिका राजपूत जी हैं और कह रही हैं कि सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर प्लीज़ राय दीजिए, क्या यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं? इनकी खरीद 275 की है। शिपिंग कॉरपोरेशन आज का मोमेंटम शेयरों में शामिल, धुआंधार रफ्तार, शानदार नतीजे, इसको आज के हम खबरों के खेल में भी शामिल करेंगे। एक बार चाहें तो रिजल्ट भी दिखा सकते हैं, 16% अब ऊपर। तो आज कहीं ऐसा ना हो क्लोजिंग तक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे। इन्होंने 275 पे लिखा हुआ है। एवरेज के लिए क्या ये लेवल सही हैं या आपको लग रहा है आज काफ़ी तेज़ी आ गई है? अभी क्या सलाह रहेगी शानदार नतीजों के बाद, शिपिंग कॉरपोरेशन में क्या करें सर? देखिए विपुल जी, फिर मैं आपको एक स्टॉक का, आप सोचते होंगे मैं पीछे आपको डेट वाइज क्यों याद दिलाता रहता हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दर्शक जो है ना वो ज्यादा भटके नहीं, और जो लोग
आपको रेगुलर फॉलो करते हैं ना, वो एक चीज को ये भी ध्यान रखें कि क्या कब रिकमेंडेशन गई थी। तो आपको मैं बताऊं तो इसका शो जो हुआ था हमारा 5 जनवरी को हम लोगों ने इस पे शो किया था। और 5 जनवरी की बात करें तो लगभग उस समय चल रहा था अराउंड विपुल जी 230 या 222 रुपये, 28 रुपये। एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन शो याद है कि 5 जनवरी का था। जी। 228-30 रुपए के आसपास थी रिकमेंडेशन। सच बताऊं तो आज 260 रुपए देख करके मैं कहीं से भी रुकना नहीं चाहता। जो एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेड डील के टाइम पे या फिर उस टाइम पे ये मिल जाना चाहिए था, उस टाइम का मतलब मैं कह रहा हूं कि जो उम्मीद की जा रही थी कि जब ये ट्रेड डील आएगी तो ये स्टॉक भाग जाने चाहिए, तो उसको खरीदते खरीदते थकान हो गई थी, क्योंकि 230 पे खरीदने के बाद मुझे कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई। बस मैंने एक्सटेंड किया और 200 रुपए का जब लो देखा था तो बीपी भी उतना ही तेजी से बढ़ा था। हम्म। लेकिन बस सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि ट्रेड डील को लेकर के आशंकाएं दूर होंगी, कुछ बेनिफिट मिल सकता है, बस इसी वजह से इसको कंटिन्यू होल्ड करा था। आज आप लोगों को प्रॉफिट बुक करने की राय मैंने दी है, तो मैं यहां पर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, एवरेज की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। कभी कभी नमस्ते करने का मन करता है कुछ स्टॉक पे जो सांसें ऊपर नीचे खींच लेते हैं। देखिए इसमें कोई ट्रेंड वेंड नहीं रहता है, ये इसी तरीके से चलता है। कोई न्यूज आ जाती है तो एक झटके में भाग जाता है, और जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको लड्डू दिखाता है, और जैसे ही वो लड्डू खाने जाते हैं वो दिखा देता है कि वो सड़े लड्डू हैं, और फिर से वापस से करेक्शन की तरफ चला जाता है। टेक्निकल टर्म में अगर कहें तो वापस से 210 के आसपास आ जाएगा। अभी सांस खींच के 265 भी जा सकता है, लेकिन मुझे हाई नहीं पकड़ना है, मुझे अपना प्रॉफिट देखना है। तो बेटर है कि ऐसे लेवल पर एग्जिट करें। जो लोग नीचे से प्रॉफिट आ रहे हो, बहुत लंबे प्रॉफिट की चिंता ना करें। जो लॉस में है वो थोड़ा सा और वेट कर ले, शायद 265 के आसपास आए तो भी एग्जिट कर लीजिएगा, ज्यादा लंबा मत रखिएगा। तो नया अभी एवरेज करने की सलाह नहीं है यहाँ पर। तो मैम जो सोनिका जी आपका सवाल था ना, उसमें अभी एवरेज ना करें, ये मानना है रवि जी का। बल्कि 65 के आसपास आए तो सब 7-8 रुपये 10 रुपये खाली दूरी रह जाएगी आपके लॉस से। तो फिर एक बार चाहे तो पूछ लें दोबारा, उस समय का क्या मोमेंटम है उस हिसाब से उस पर डिसीजन हो जाएगा। चलिए अगले दर्शक को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। शशि कुमार जी हमारे साथ हैं, आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। शशि जी नमस्कार। नमस्कार साहब। कैसे हैं शशि जी आप? जी बहुत बढ़िया है, आपके कार्यक्रम के हम लगातार दर्शक हैं। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप नियमित रूप से कार्यक्रम के साथ बने रहिए। कैसे लग रहे हैं सर शशि जी आपको कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद सर। ये थोड़ा सा एक सुझाव था हमारा कि अरे, जिस शेयर बिल्कुल। के ऊपर हम चर्चा करते हैं हाँ उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चार्ट एनालिसिस के साथ फंडामेंटल्स के ऊपर भी अगर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, 5-10 सेकंड भी कम से कम, तो थोड़ा सा और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा शेयर खरीदते हुए। नहीं सर, बातचीत तो सर काफ़ी डिटेल में भी और हो सकती है, लेकिन समस्या जानते हैं कभी कभी छूट जाती है। हाँ नहीं नहीं, मैं सुन तो लीजिए। मतलब उसमें समस्या ये आती है, आप ही जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि फिर अगर एक शेयर पे थोड़ी लंबी चर्चा हो गई तो फिर लोगों की टिप्पणी आती है एक शेयर पे इतना समय क्यों दे रहे हैं आप लोगों ने। तो वो फिर बड़ी प्रतिक्रियाएं इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल सर कोशिश करेंगे। और जैसे हमारे छोटे शेयर हैं या पर्दे के पीछे, उसमें जितनी इंसाइट्स हो सकती है हम देने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स वगैरह खबरों के खेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम भी कुछ चाहते हैं कि और डिटेल में बातचीत हो, लेकिन कई बार इतना दबाव हो जाता है तो लगता है कि बस फटाफट लेवल्स को डिस्कस करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन थैंक यू सर। लेकिन आज का सवाल आपका किस पर है सर? पीएफसी और आरईसी? पीएफसी और आरईसी पर मैं जानना चाहता हूँ कि मर्जर के थोड़े से डिटेल्स की जानने की इच्छा थी जी। मेरे पास अभी आरईसी के लगभग 595 शेयर 373 के भाव पे हैं। आरईसी के कि पीएफसी के? आरईसी के। अच्छा, एक्चुअली आरईसी पीएफसी को मैं एक ही समझता था। हाँ अच्छा। कभी इसे बेच के उसे लेता था, उसे बेच के इसे लेता था। अच्छा अच्छा अच्छा। स्विंग करने के लिए। हाँ। तो अभी मर्जर की वजह से मुझे मतलब क्लैरिटी सही से नहीं हो पा रही है कि ये क्या है, क्यों है, ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और फंडामेंटली थोड़ा बहुत पी रेशियो वगैरह मैं देख लेता हूँ, उसे देख के मुझे कंपनी अच्छी लग रही थी। अब आगे का भविष्य मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चलिए अच्छा सवाल है आपका। सर आरईसी को लेकर के इनके मन में कन्फ्यूज़न है। 373 इनके पास है। आरईसी और पीएफसी दोनों ही पर इनकी राय इनफैक्ट ये जानना चाह रहे हैं आप, चूँकि अब इसके का मर्जर होने जा रहा है। मर्जर करने की एक तो महत्वपूर्ण, दोनों ही कंपनियां एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं,
तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगी, एक साथ विलय होकर के, तो शायद बेहतर कामकाज करेंगी। और अगर सरकार को अपनी हिस्सेदारी भी अगर बेचनी होगी तो एक अच्छी वैल्यूएशन मिल जाएगी। रिजल्ट्स हमने देखे पीएफसी के भी हाल फिलहाल में, नतीजे अच्छे रहे थे। आपका व्यू क्या है सर, अभी के लिहाज से क्या करना चाहिए? वितरण कंपनियां हैं, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर, लेकिन अभी व्यू क्या कर लेना चाहिए, खासतौर से मर्जर के बाद? क्या यहाँ पर पोजीशन इनको बढ़ानी चाहिए जिन लोगों की पोजीशन हो, और फोकस कहाँ रखना चाहिए, आरईसी पे या फिर पीएफसी पे? देखिए विपुल जी, 2 तारीख को पीएफसी का रेट था दो 380 रुपए। आज रेट है 420 रुपए का। आप देखिए, उस दिन बाय का रिकमेंडेशन चलते शो पे, बजट के टाइम, बजट का बिल्कुल। जैसे ही कंक्लूजन खत्म हुआ, बाय इसलिए दिया गया था बिकॉज पावर कंपनियों के लिए जो सरकार सोच रही है उसका फायदा था। और आप देखिए तो लगभग 1 वीक 2 वीक में ही 10% से ज्यादा की रैली दिखा चुका। तो सर, जितना भी टेक्निकल या फंडामेंटल फॉलो करना, उससे ज्यादा अच्छा कहूंगा कि प्लीज बोनस के जो रिकमेंडेशन आते हैं उनको ज्यादा फॉलो करिए क्योंकि उस पे आपका ज्यादा फायदा मिलेगा। आरईसी उसी दिन सेम डे यही सेम क्वेश्चन विपुल जी, बल्कि आपने भी हाईलाइट किया था कि सर क्या पीएफसी की जगह आरईसी भी करें? तो मैंने कहा था जो चल रहा है उसको देखो, जो दोस्त नहीं है उसको थोड़ा छोड़ देते हैं। और आपको मैं बताऊं तो अगर सेम मैं आरईसी की भी बात करूं तो आरईसी में आप ये पाएंगे कि उसी दिन 2 फरवरी के हिसाब से ही अगर मैं रेट की बात करूं तो उस समय भी ये 300, आई थिंक 360 के आसपास, 360-62 रुपए था। और आज भी 360-62 रुपए है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जगह से पे, एक गवर्नमेंट की न्यूज का वेट किया और दोनों एक जगह से भागे, और एक गिर करके वापस उसी रेट पर आ गया और एक ऊपर खड़ा है 10% आज भी। आपको स्ट्रेंथ साफ साफ नजर आ रही है। आरईसी में उतना दम नहीं है। आरईसी में गिरावट के संकेत बन रहे हैं, 335 तक जा सकता है। फंडामेंटल नंबर की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन दोनों में नजर आएगा। पीएफसी थोड़ा ज्यादा कंपिटेटिव अच्छा है, प्लस बिजनेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर मेरे हिसाब से दो दोस्त यार चल रहे हैं, लेकिन एक तो इंटेलिजेंट है, तो फिर मान के चलिए पीएफसी अभी इंटेलिजेंट है, थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन आरईसी आई एम वेटिंग फॉर 330 लेवल्स और 320 लेवल्स। वंस इट रीच 323-10 के आसपास अगर आता है तो फिर वहां पर कॉल देखेंगे, बट नॉट एट दिस मोमेंट। तो अभी क्या ये आरईसी से एग्जिट लेकर के पीएफसी पर ही स्विच हो जाएं, ये मतलब ये राय आपकी रह सकती है क्या? देखिए पीएफसी पर इस समय राय नहीं दूंगा कि आप स्विच हो जाए, लेकिन पीटीसी जरूर यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो उस पे जा सकते हैं। एक ही सब है, सब एक ही थाली के आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आरईसी से निकल करके पीटीसी की तरफ रुख कर सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है 4% ऊपर, 187 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा तेज़ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी जो आपका जो सवाल है और ज़्यादा डिटेल में हम इस पर अलग से एक सेगमेंट या कार्यक्रम कर लेंगे आरईसी पीएफसी के मर्जर को लेकर के। अभी के लिए राय ये है कि आप आरईसी से शिफ्ट कर सकते हैं पीटीसी इंडिया की तरफ। 187 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। इस बीच काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है आज मोमेंटम में है शेयर आईएफसीआई, इसको लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। दो छोटे शेयर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं जिसमें दोनों में मोमेंटम है, आईएफसीआई और वोडाफोन। पहले आईएफसीआई में स्टेक सेल की एक तो खबर थी की जगह, और दूसरा सर जो है एनएससी के आईपीओ को लेकर के जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी इस शेयर को अब ऊपर की तरफ लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 7.5% की मजबूती, 64 रुपये 65 रुपये के आसपास चलता हुआ इस रैली में कहाँ तक जा सकता है? और आज की रैली अब पूरी हो गई है क्या, कि या फिर अभी करंट लेवल पे भी कोई गुंजाइश है कि कुछ दिन के लिए खरीदा जा सकता है आईएफसीआई? विपुल जी, नए फंसने वाले लोगों को फंसने दीजिए, क्योंकि इस पे सवाल लोग फिर आगे से पूछेंगे, इसलिए फंसने दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि अब बढ़ चुका हो और बढ़ते हुए लेंगे तो फिर ऑब्वियसली कि फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो लोग ने लिया है, मैं उनको एक बार याद दिला दूं कि जो 2024 में जिन्होंने लिया था 60 रुपए पे, वो आज भी वहीं पर खड़े हैं। तो बेटर है कि इस उछाल को फायदा उठाइए। फिलहाल
जो भी यहाँ पर सेंटिमेंट थे वो बहुत ज्यादा कुछ दिन तक नहीं रहेंगे। ये बजट के पुछल्ले के चक्कर में थोड़े से अप्रैल तक अभी और चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन 70, 72, 75 इसके ऊपर अगर, यानी कि अगर 64 पे खरीदेंगे तो आप 70 पे निकलने की हिम्मत हो तभी खरीदिएगा, पहला। दूसरा, अगर आप 72 रुपए के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं तो मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। बेस्ट है कि प्रॉफिट बुक करके हाथ जोड़ लीजिए और सबको बताइए खरीदो खरीदो। जैसे ये बड़ा मतलब लोग फिर कहते हैं कि रवि जी ने ऐसा बोल दिया, रवि जी ने ऐसा बोल दिया, तो मतलब थोड़ा सा कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो पहली पहली बार जुड़ते हैं, जो नहीं समझते हैं, बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं इस बात को। कुछ कहना चाहेंगे सर वो जो हमारे नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर जो है फोकस करते हैं। तो सर वो जो मेरा सवाल था, एक तो IFCI था, दूसरा छोटा शेयर था वोडाफोन। इसमें भी आदित्य बिरला साहब ने स्टेक अपना बढ़ा दिया है, तो आज मोमेंटम में है, 4% के आसपास की तेज़ी है। खबरों खेल में और डिटेल में बातचीत करेंगे क्या है खबर, लेकिन अभी 11.57 के आसपास चल रहा है। इंट्राडे में 11.62 का हाई लगाया है। क्या ये फिर से रिकवर होगा या फिर ये तेज़ी छलावा होगी? क्या व्यू आपका वोडाफोन आइडिया को लेकर के? बड़े सवाल हैं, बड़ी क्वेरीज रहती है इसको लेकर के। देखिए, मैं विपुल जी इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ना रिसेंट डेज पे एक जगह पे प्रोग्राम कर रहा था और वहां पर वोडाफोन और भारती एयरटेल की चर्चा होने लगी। भारती एयरटेल ने रिकॉर्ड रिटर्न दिए हैं इफ यू कंपेयर विद द वोडाफोन। वोडाफोन को 2020 से देखा जाए तो अब तक में कुछ भी ऐसा रिटर्न आया नहीं है। इनफैक्ट 2020 वाले छोड़िए, जो 2020 से और पहले के थे, मैं थोड़ा सा इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि लोगों को का भ्रम, थोड़ा कंपैरेटिव चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी हिम्मत छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 2000 जब से गिरावट आई तब से ध्यान देते हैं तो लगभग 2018 से इसमें गिरावट चालू हुई। पुराने रेट की तरफ तो जाता ही नहीं हूं क्योंकि वो तो 120 थे। 2016-14 में जो रोक देख रहे होंगे वो 110, 120, बहुत से लोग 80। 2008 से लेके आज तक में क्या रिटर्न आए एक बार जरूर सोचिएगा, अगर आपने खरीद रखा है तो। अब इसी स्टॉक को मैं कहता हूं गलती से मैंने पलट दिया भारती एयरटेल में। अब भारती एयरटेल की चाल देखिए, आपको बताता हूं। सेम 2008 में ये स्टॉक चल रहा था विपुल जी 200 रुपए का। 2018 में जब वोडाफोन टूटा उस टाइम पर भी ये स्टॉक चल रहा था 350 रुपए का। 2018 में जब इसमें तेजी आई, अभी जो वोडाफोन थोड़ा सा बढ़ा 2-4 रुपए, उस टाइम पर तो इसने अपना साथ ही छोड़ दिया और अगस्त 2021 से इस स्टॉक ने आज तक की चाल जो चली है वो चली है 2000 रुपए। कितने रिटर्न हुए आपको पता है? 300% से ऊपर। पॉइंट ये है कि लोग वोडाफोन का प्यार ही नहीं छोड़ पाते हैं और भारती एयरटेल को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वहां पर आपने 1000 शेयर खरीदे हो, यहाँ पे 2 शेयर भी खरीदा था तो रिटर्न उतने ही निकले। फायदा क्या हुआ? बल्कि उसमें तो डर भी बना रहा। तो अगर अभी भी समझ नहीं आ रही स्टोरी तो बिल्कुल वोडाफोन को रोक के रखिए, हमेशा पूछते रहिए। वोडाफोन खरीदने पे एक फायदा जरूर है, आपको मैं बताऊं विपुल जी। फायदा ये है कि आप बहुत मेहनती हो जाते हैं, आप बहुत क्या नाम है, सिंसियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप ढूंढते हैं कि सरकार ने खरीदा, आदित्य बिरला ने खरीदा, प्रधानमंत्री ने क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने क्या बोला, कौन कितने पैसे डाल रहा है, कौन किसको साथ दे रहा है। इसकी बारे में इतनी जागरूकता फैलाते हैं, इतनी जागरूकता करने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े मेहनती हो जाते हैं। और जो मेहनत नहीं करते हैं वो भारतीय एयरटेल बाय कर लेते हैं और चुपचाप किनारे से प्रॉफिट निकाल कर बाहर हो जाते हैं। अभी मतलब जिनके पास अब जो के लेके बैठे हैं, अब वो क्या करें? बात सुन करके फिर बेच दें या फिर अभी बने रहें? और जो लोग बेचारे बहुत लोगों की बातें सुन के खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, आप भी गजब की बातें कभी कभी कर लेते हैं। रामायण पूरी सुना डाली आप। मैं चाहता हूँ कि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे नहीं इधर नहीं, उधर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको मैं दोष नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन इतनी कहानी के बाद भी अगर समझ ना आए तो बिल्कुल बाय कर लेना चाहिए, और अगर समझ आ जाए तो इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन से आगे बढ़ते हैं
और अगले दर्शक का सवाल है, सुनीता कुमारी जी का बहुत देर से सवाल आ रहा है, सर एनटीपीसी में क्या करना चाहिए? आपने कहा था कि 380 पर प्रॉफिट बुक करना है, अभी इंतज़ार कर सकते हैं, ये कहना चाह रही हैं ये। और अभी एनटीपीसी जो है, जो भाव देखने को मिल रहा है वो 363 के आसपास का है। तो सर ये 380 का वेट कर रही हैं, क्या वेट करना चाहिए? अभी कह रही हैं इंतज़ार कर सकते हैं, क्या आप कह रही हैं कि रवि जी ने कहा था 380 में प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो वेट करें सर अभी? जी बिल्कुल वेट करिए मैम, अच्छा है। आप देखिए जिन लोगों ने साथ छोड़ा, अगर आपको याद हो ये स्टॉक, और तो हम लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा डिप्रेशन इसने दिया हुआ था कि खुद भी डर लगने लगा था कि कहीं आपकी गालियां ज्यादा ना पड़ जाएं। लेकिन बट रिवर्सल अच्छा आया, 370 तक का रिवर्सल तो अभी दिखाई देगा। जय बात। इस बीच 950 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बाकी कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि जो है जो एक तो कन्फ्यूज़न से बचें और सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट को ही सुने, और दूसरा ये कि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है जब आप लोग बड़ी संख्या में होते हैं। तो अपने परिवार के लोगों को, ऑफिस के कलीग्स को, दोस्तों यारों को, बगल के दुकानदार को, कहीं पर भी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पर लिंक को शेयर कीजिए, ताकि कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेते हैं। सर ये मेटल में अब क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर पे काफ़ी सारे लोगों की सवाल है, क्या करने क्या ना करें। क्या अभी ये रैली जो है वो कंटिन्यूस रहती हुई दिखाई देगी? बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो गया था इस सेक्टर को लेकर के, आपका व्यू अब क्या दिखाई दे रहा है? ख़ास तौर से कॉपर और जिंक दोनों को ही ले लीजिए सर, बल्कि मैं तो कहूँगा आप तीनों को ले लीजिए, वेदांता को भी शामिल कर लीजिए इसमें। तो अभी क्या व्यू लें, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, बीच में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन भी रहे। अब क्या करें? 600 के आसपास हिंदुस्तान कॉपर कैसा लग रहा है? देखिए विपुल जी, अब मैं तीनों को ले लेता हूँ। वेदांता पहली बात देखें तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी करने का कोई संकेत नहीं है। अगर आपके पास होल्ड है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 685 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। फ्रेश बाय करने वाले थोड़ा वेट कर लें। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, 601 चल रहा है, 580 से 600 के बीच में 20-30% पोजीशन अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, लेकिन थोड़ा डिप आएगा तो फिर भी आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। टारगेट 680 तक के जाते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक 621 रुपए चल रहा है, 20-30% पोजीशन करंट लेवल पर ऐड की जा सकती है, लेकिन 580 तक के डिप भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक्यूमुलेट करना है, एक दिन में बाय नहीं करना। जहां तक टारगेट की बात करें तो इसके भी टारगेट आपको 670 के आसपास फिर से देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए और धीरे धीरे करके एंट्री करिए। ठीक, ये बात जो है वो हो गई हिंदुस्तान को लेकर के, हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। कॉपर कवर कर लिया ना सर हमने? जी बिल्कुल। हाँ, वो कॉपर मैं सुन नहीं पाया। चलिए ठीक है। और इसके बाद एक स्टॉक जो है वो है BEML, जो कि हमने शामिल किया हुआ था अपने टाइटल में, और इस पर जो है हमने बातचीत नहीं की। BEML आज अच्छे मोमेंटम में है सर, 6.5% ऊपर, 1724 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे मोमेंटम में, बीच में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, अच्छी तो क्या ही कहेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि नतीजे आए थे उसके बाद 10% तक टूट गया था। आज की रिकवरी क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या एग्जिट की, या फिर नई खरीदारी करने की? नहीं देखिए, नई खरीदारी कर फिलहाल हालात ठीक नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। टारगेट की बात करें तो 1875 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो वेट एंड वॉच करिए, बट फ्रेश खरीदारी मत करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर कहीं मिलता है तभी एंट्री करने के लायक है, अभी फिलहाल तो नहीं है। 1680 के आसपास के लेवल ठीक है जी। चलिए जरा फटाफट बात कर देते हैं सोनू जी से। सोनू जी हैं रांची झारखंड से। सोनू जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं सोनू जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, रांची में ठंड कम हो गई कि नहीं अभी? हाँ, ठंड तो कम हो गई है सर। चलिए बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली बैंकर हूँ, तो मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ, तो रिकॉर्डिंग देखता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं, आप कभी भी देखें। इसीलिए आप जैसे तमाम दर्शकों के लिए हम लोग इसके सेगमेंट को रात में अपलोड करते हैं 8 बजे। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मैं NFL लिया हुआ हूँ 144 का भाव से, 600 शेयर है मेरे पास।
एक एक सौ साल से ज्यादा हो 44 गया, के लेकिन भाव कोई पर भाव नहीं। जी। अच्छा अच्छा, ठीक। 600 शेयर है 144 के भाव पे। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? मैं इसको एक साल तक और होल्ड कर सकता हूँ सर, लेकिन अभी क्या मुझे एवरेजिंग करने से फायदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एवरेजिंग करना सही भी है कि नहीं सही है। ये सेक्टर भी ऐसा रहा कि मतलब नहीं चला 2025 में बिल्कुल, और आपकी खरीद भी थोड़ी सी ऊपर की है, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी ऊपर की है। सर क्या करना चाहिए? आज सारे फर्टिलाइज़र और केमिकल शेयरों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को तो मिल रहा है, पर ये कब तक चलेगा ये नहीं पता। इनकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है, क्या इनके भाव आएंगे भी कि नहीं आएंगे? एवरेज करना इनके लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या सलाह रहेगी आपकी सोनू जी के लिए? बड़ी दुविधा में डाल दिया है सर मुझे आपने, सोनू जी, क्योंकि इस स्टॉक के चलने के संकेत जो थे वो बजट के साथ खत्म हो गए, और अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं लगा हूं कोशिश में कि आपको इसी की जगह पे क्या पलटी करवाया जाए जिससे कि आपको कुछ अच्छा स्टॉक मिल सके, या कुछ ऐसा स्टॉक मैं देख पाऊं जो आपको फायदा दे सके। तो मुझे एक स्टॉक यहाँ पर नजर आ रहा है, शायद मेरे ख्याल से आप उसकी तरफ अगर जाते हैं तो वो आपको फायदा दे सकता है। वो है एनएमडीसी। भाव टू भाव चल रहा है, बदल लीजिए सर सवारी, क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी तक अगर आप एक व्हीकल पे घूम रहे थे बहुत दिनों से और वो व्हीकल बार बार परेशानी दे रहा है, तो दूसरा व्हीकल ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी पे आप शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ से बुक करके एनएमडीसी सेम भाव का शेयर है सर, वहाँ स्विच कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये पता नहीं क्या मतलब करेक्शन है, अगर ये अभी आप एनएमडीसी पे बात नहीं करते तो अब मैं आपसे पूछने वाला था, एनएमडीसी को लेकर के ही मेरा अगला सवाल था। ये बताइए, एनएमडीसी अगर करंट लेवल पे ख़रीदते हैं तो यहाँ पे टारगेट क्या रखें? बीते कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है सर इस शेयर में, आज भी सुबह काफ़ी तेज़ी थी, थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी खरीदें तो क्या टारगेट रखें? विपुल जी, आपसे फिर बोलूंगा तो आप कहेंगे थोड़ी बायसनेस तो आई जाती है। आपको पता है कि आपके चैनल पर सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन जो दी गई है वो इसी स्टॉक पे दी गई है। मुझे बिल्कुल। दूसरे का तो नहीं पता, लेकिन मैंने हाँ खुद बिल्कुल सर। आपको, मतलब मैं अभी एक्सेल देखने लगा था इसी बीच में, तो 4 दिसंबर से शुरुआत हुई थी और मुझे लगता है अब तक शायद 7-8 बार तो दे चुके हैं। और इसका चार्ट जो चल रहा था वो 67 से चल रहा था, उतना ही कॉन्फिडेंस अभी भी बना रहा है। और जो टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 100 रुपए के टारगेट बड़ी आसानी से छू सकता है। तो पहला टारगेट अभी 100 ही रखते हैं, स्टॉप लॉस 78। चलिए ठीक है, 70 का स्टॉप लॉस रखें, 100 का टारगेट फिलहाल के लिए ये जो है। अच्छा सर, चूंकि अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर पे बात कर रहे थे तो एक चीज़ मिस ना हो जाए हमसे, वो है पीसीबीएल। ये क्या मतलब केमिकल शेयरों की जान, मतलब चूंकि ट्रेड डील अभी हुई है, काफ़ी उत्साह है लोगों में, तो क्या केमिकल शेयरों में कोई खरीदारी करने की संभावनाएं हैं? पीसीबीएल देखिए ज़रा, 300 के आसपास पहुंचता हुआ आज 9.25% की तेज़ी है। यहाँ कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या? और ये सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्मर रहा है, क्या अब यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है केमिकल का सेक्टर? विपुल जी, जब आपने इस तरीके से किया तो मैं आपको 8 बजे के लिए आज इसका केमिकल सेक्टर का ही कंपैरिजन बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सर। तो अपने पेन पेपर लेके सब लोग तैयार हो जाइए कि कौन सा केमिकल स्टॉक चलने वाला है, कौन सा निकलना है। तो सबसे पहले आते हैं, जो सबसे छोटा स्टॉक है वो है नागा फर्टिलाइजर, नागा अर्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल। 4 रुपए का स्टॉक है, कुछ खास दम नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी 5 रुपए 10 पैसे तक जा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। एफसीएल की बात कर लेते हैं, जो है 24 रुपए का स्टॉक, ये भी थोड़ा मोमेंटम में रहेगा, 27-28 रुपए तक जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड में 20 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। थोड़े बड़े स्टॉक की तरफ जाते हैं, मद्रास फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे दूरी बनाकर रखिएगा, उसमें अभी करेक्शन के संकेत फिर से दिखाई देंगे। पंजाब केमिकल का नाम सुना होगा आपने, 1163 रुपए चल रहा है, दोबारा 1000 रुपए आ जाएगा, इसलिए वो 1163 पे लालच मत करिएगा। चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर के बिना तो शायद बात अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। तो दीपक फर्टिलाइजर का करेक्शन फिर से ड्यू हो जाएगा, बाय करने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर लोअर लेवल पर बाय किया है तो एग्जिट होना चाहिए।
चंबल फर्टिलाइजर की बात करें 435 का भाव है, लेकिन 400 रुपए तक के भाव वापस आ सकते हैं। तो शॉर्टर पीरियड या लॉन्गर पीरियड में जो ये पुल बैक है, ये धोखा है, छलावा है, एग्जिट होने का मार्ग यहाँ पर दिखाई देगा। दीपक फर्टिलाइजर सॉरी दीपक नाइट्रेट को भी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एग्जिट हो जाइए, बहुत लंबा इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहां से कोई बहुत मोमेंटम नहीं होगा। अब आते हैं कि कौन लेने लायक, एक आध दो बन भी रहा है। फैक्ट यहाँ पर ठीक लग रहा है, 819-20 रुपए चल रहा है, 750 700 तक 50 तक का डिप दिख सकता है, लेकिन बट रेंज इसकी बड़ी है तो 910 रुपए तक का लेवल दिख सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। टाटा केमिकल के भी लगे हाथ बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी केमिकल से रिलेटेड है। 711 चल रहा है, अभी गिरावट थकेगी नहीं, 650 तक जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से केमिकल सेक्टर टाटा में केमिकल ज्यादातर में क्या बोला सर आपने, नीचे आ सकता है 650 तक? 650 तक अभी आ सकता है, इसलिए दूर रही है। इससे दूर अवॉइड। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और पीसीबीएल का जरा लेवल क्या बताया सर आपने? पीसीबीएल के मेरे लिए हिसाब पहला जो सवाल था वो चल दर्शक का सवाल था, तो क्या करना चाहिए पीसीबीएल में? दूर होना चाहिए, ये जो पुल बैक है इस पे निकल जाना चाहिए, वापस से 260 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो नागार्जुना फर्टिलाइजर 5 रुपये 10 पैसे तक जा सकता है। एफसीएल जो है वो यहाँ पर 27 से 28 रुपये तक जा सकता है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखे। मद्रास फर्टिलाइज़र जो है वो अवॉइड करने की सलाह। चंबल अवॉइड, दीपक अवॉइड, दीपक नाइट्रेट अवॉइड। फैक्ट पे टारगेट 910 रुपये का। टाटा केमिकल अवॉइड। यही है सर आपकी लिस्ट, है ना? जी बिल्कुल विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, नहीं नहीं तो सर, ऐसा कैसे, लोग मतलब दर्शक, लेकिन ये आपकी क्वालिटी है, और अरे आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि विद इन अ मिनट, अरे नहीं शायद सर, मेरे ये ख्याल से इतनी तेज मुझे भी लिखने को बोला जाता तो मैं विपुल जी नहीं, लिख नहीं कला पाता। सर सॉरी, आपकी है, क्षमा ज्ञान चाहूंगा, आपका है बट सर। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा एक अपनी बुलंद आवाज में रिपीट नहीं नहीं कर दें। बिल्कुल। तो यहाँ पे दो शेयर जो है जिसमें कि खरीदारी की सलाह अभी निकल के आ रही है। एक तो नागार्जुना फर्टिलाइजर में 5-10 का टारगेट, 5 रुपये 10 पैसे। लो अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि छोटे बहुत लोगों का मतलब फोकस ही रहता है कि कहीं 8-10 रुपये का 5-7, तो ये इस पर ध्यान रखिए नागार्जुना फर्टिलाइज़र पे। एफसीएल के लिए जो है जो टारगेट मुकर्रर किए गए हैं वो है 27 से 28 रुपये के, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना होगा, वो 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है। मद्रास फर्टिलाइज़र में अगर आपकी पोजीशन है तो अभी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलिए। चंबल फर्टिलाइज़र पे अवॉइड करने की सलाह है, नई खरीदारी नहीं करनी है। दीपक फर्टिलाइज़र को भी अवॉइड करने की सलाह दी गई है। दीपक नाइट्रेट में को भी अवॉइड करने की सलाह दी गई है। खरीदारी कहाँ कर सकते हैं? फैक्ट का एक बार जहाँ इस पर थोड़ी सी चर्चा नहीं हुई, फैक्ट को ये सब में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन रवि जी का मानना ये है कि यहाँ पर ये एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फैक्ट पे खरीदारी करके चल सकते हैं, 910 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फैक्ट के अंदर। और टाटा केमिकल को भी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। ये बात निकल के आई है। करीब 1100 के आसपास दर्शक हमारे साथ मौजूद, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। 2-3 सर डिफेंस के स्टॉक्स जो है ज़रूर डिस्कशन में रहने चाहिए रात के लिए, तो वो मैं औपचारिकताओं को अवश्य पूरी करना चाहूँगा। एक तो हमारा BEL है जो है अब फिर से 440 की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब बहुत महंगे हो गए, अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी दूरी बना करके चलनी चाहिए। और जो डील हुई है और ये सब चीज़ें जो हुई हैं, क्या उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है क्या? SCI के नतीजों ने थोड़ा शिपिंग शेयरों को थोड़ा मजबूती दी है। मझगांव आज 3% ऊपर है। तो पहले सर BEL और मझगांव, इन दो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी, इससे पहले मैं आपको एक अपडेट भी दे देता हूँ। जी सर। इसलिए अपडेट देता हूँ क्योंकि कुछ स्टॉक के मैं नाम लेता हूँ और आप मुझे याद दिलाइएगा कुछ। हाँ। पहला है पारस डिफेंस, दूसरा है GRSC, तीसरा है मैसडॉक, चौथा है अनंतराज, और पांचवा है BEL। ये सब आपने जो है सर बजट के पहले यहाँ पर आपने उनका नाम लिया था टारगेट के साथ, जो है कहाँ कहाँ खरीदारी की जा सकती है। और ये वाकई में बजट के अंदर अनंतराज तो एकदम से हीरो बन गया, फिर उसके बाद सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले आपने उसका जिक्र किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अब विपुल जी, मैं आपको ना, मैं एक्सेल खोल के सामने से बता रहा हूँ। हाँ। अब इस समय हम GRSC पे ऑलरेडी जहां से रिकमेंडेशन मतलब उस टाइम पे गई थी, वहां से आप देखें तो 9% की रैली। मैं पारस डिफेंस की बात करूं तो 7.5% की रैली, और मैसडॉक की बात करूं तो करीब 11% की 7.5% की रैली,
अनंत राज की बात करूं तो 7.5% की रैली, और बीएल की बात करें तो लगभग जो है 416 से हम इस समय इस रेट पर खड़े हैं, तो लगभग 10.5% की रैली इस पे भी बनती है। अब आप एक चीज देखिए, सोचिए कि क्या इन लेवल्स पर वापस लेना बनता है? अभी नहीं बनता है, आज के दिन अभी नहीं बनता। वेट करिए थोड़े करेक्शंस का, क्योंकि इमीडिएट बहुत बड़ी तेजी आने वाली है ऐसे भी संकेत नहीं है। थोड़े करेक्शन आएंगे। करेक्शन कितने आएंगे? जो 2-2.5% बढ़ा है, वो 2-2.5% का अगर करेक्शन होता तो आपके लिए लेने लायक होता, यानी कि अब यहां से 3-3.5% का करेक्शन का वेट कर लीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बाय नहीं कर सकते, बाय कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर अग्रेसिव चलेंगे तो नुकसान होगा, अगर डिफेंसिव चलेंगे तो फायदा होगा। कहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी भी वैल्यूएशन देखते हुए? तो पहला है पारस डिफेंस, जिसमें अभी बन रही है। दूसरा है डेटा पैटर्न, जिसमें अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जीआरएससी ऑलरेडी बढ़ गया, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अभी थोड़ा छोड़ना चाहता हूं। लेकिन एक स्टॉक और है जो ट्रेड डील से भी फायदा देगा, वो है जी शिपिंग, जो कि उस समय हम चर्चा कर रहे थे 1200 पे, आज चल रही चर्चा 1322 के पास, यहां पर ट्रैक्शन है। आगे की तरफ चलें तो आपको याद होगा विपुल जी, एक हमने लोगों ने टेक्नोलॉजी का स्टॉक ढूंढ रहे थे जिसमें एमटीआर टेक की बात की हाँ, गई थी। एमटीआर टेक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज एमटीआर टेक 3.5% से ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी अट्रैक्टिव है, क्योंकि मैंने इसका टारगेट बहुत लंबा दिया है 3800 का। ठीक, तो ये सर आपने अभी जो डिफेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा आकर्षक आपको लग रहे हैं शेयर, उसमें आपने पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, एमटीआर टेक्नोलॉजी और जी शिपिंग, ये 4 शेयर के नाम लिए हैं, नहीं सर? एक और कैप्टन को लीजिए, बिना कैप्टन के तो कुछ बात बनती नहीं है, और वो है एचएएल। ओह, 4000 से लेकर 3900 और 3800 के बीच के रेट ठीक है, रख लीजिए। धोखा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मौका जरूर देगा। धोखा नहीं मिलेगा, मौका यहाँ पर जरूर मिलेगा। और ये जो बाकी के हैं, इनको कभी शांति से होल्ड कर सकते हैं या रैली पे निकलते रहें, जैसे बीएल हुआ, बीडीएल हुआ, इनसे मौके मौके पे निकलते रहें या फिर बैठे रहें अभी शांति से लेकर? नहीं, मेरे हिसाब से अभी बैठे भी रहिए, और अगर पोजीशन नहीं ली है तो 20-30% ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा मत रखिएगा। मौका थोड़ा देखिए, ज्यादा अच्छा है। मौका थोड़ा देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी अगर नई खरीदारी के लिए पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, जी शिपिंग, एमटीआर टेक्नोलॉजी, एचएल जैसे शेयर ज़्यादा अच्छे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइवेट की तरफ थोड़ा सा फोकस यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि जी को ऐसा लग रहा है डिफेंस में ही रहना है, तो यहाँ इस तरफ फोकस थोड़ा सा आप करेंगे। रैली आ भी गई है थोड़ी सी, तो उधर से फोकस हटा के इस तरफ करना चाहिए। ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को जो है कवर करने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। अदानी पावर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। एक अदानी पावर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सर, अब यहाँ से क्या हम पावर पे फोकस दोबारा बढ़ा सकते हैं क्या? मतलब नहीं चला 2025 में, एक बार क्या 2026 से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या? ये जितने अभी हम लोग आरईसी पीएफसी डिस्कस कर रहे थे, अदानी पावर हुआ, टाटा पावर हुआ, ये अभी इनमें रैली आएगी क्या? देखिए, ये सब तो 2 तारीख के एंट्री वाले स्टॉक थे। आपको याद होगा मैंने उस दिन बहुत बिल्कुल। स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली कहा था, पावर सेक्टर पे पकड़ के रखिए, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर, इरेडा तक को रिकमेंड कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आप लोग पूछते हैं। और आप देखिए उस दिन से आज की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्टॉक्स को एकुमुलेट करते रहिए, लेवल्स का वेट मत करिए, जहां पे भी मौका मिले धीरे धीरे करके लेते चलिए। साल में धीरे धीरे आपको 16-17% के रिटर्न दे जाएंगे, मौके पे आपको चौका लग जाएगा, लेकिन थोड़ा दुख दर्द भी बढ़ेगा। जय बात। अच्छा, आज काफ़ी लोग जो व्हाट्सएप पे हैं उनकी तरफ से काफ़ी सवाल आए हुए हैं गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के। तो बातचीत करने का तो समय उन लोगों के साथ अभी है नहीं, फिर समय ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के हमारे एक दर्शक सवाल कर रहे हैं, एक नहीं मतलब कई सारे लोग हैं, नाम किसी एक का ले लेते हैं। 2168 पर इन्होंने लिया हुआ है, अन्ना के नाम से व्हाट्सएप पे इनका नाम आ रहा है। तो अन्ना जी के लिए अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? चूँकि क्या मतलब जो बुरा वक्त था पूरा हो गया क्या सर, या अभी और ज़्यादा डाउनसाइड देख रहे हैं? इनकी खरीद के आसपास ही है, तो अभी वेट करें गॉडफ्रे फिलिप में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी पर चल रहा है जहां पर
अगर ये स्टॉक आपके बाइंग रेट के है और थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ आपको 3% 4% का नुकसान आ रहा है, तो पीछे मत हटिए, काट दीजिए सौदा। क्योंकि ये आपको बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। दुख के दिन अभी ज्यादा दूर नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी दुख में मरहम का काम किया है किसी ने। लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी टिकेगा नहीं, और गिरावट आएगी, वापस 1800 के भाव आप देखते हुए नजर आएंगे। तो सर भाव भाव के आसपास है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है मामला, निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मानना है रवि जी का। ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए रहेगा कि समय रहते आप सुरक्षित यहाँ से निकल जाएं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं। विष्णु देवा जी का सवाल ले लेते हैं। विशाल मेगा मार्ट 118 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म व्यू इनका है। हाँ, ये अच्छी बात है कि बहुत महंगा नहीं लिया है। तो विशाल मेगा मार्ट पे अगर हम अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 122 रुपये के आसपास का है। तो 4 रुपये इनके बन ही रहे हैं। तो ये 4 रुपये लेके निकलें, या फिर ये जो प्रीवियस हाई था इसका 150 के आसपास जहाँ पे रुकावट आ रही थी वहाँ तक का वेट करें? देखिए विपुल जी, अभी संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बढ़ेगा। मेरे हिसाब से एग्जिट होना ज्यादा अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने ट्रेड कर रखा है तो भी बहुत रिटर्न की संभावना नहीं है। स्टॉक धीरे धीरे करके फिसलता जा रहा है, अपनी स्थितियों को लूज करता जा रहा है। 100 रुपए तक, 110 रुपए तक पहुंचता है तो बाय के लिए बनता है। 130-135 रुपए आ जाए तो एग्जिट बनता है। 122 चल रहा है, थोड़ा पेन में यहाँ पे बढ़ सकता है, वापस 115 की तरफ आ सकता है। बुक कर लीजिए, 4 रुपए आ रहे, कोई दिक्कत